हेलो बच्चों, आप सभी का आपके आइडियल देव क्लासेस चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को लेके आए हैं। इसके पहले हमने आपको अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6 अध्याय तक के प्रश्नों को समझा दिए थे और 6 अध्यायों को आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिए थे। बच्चों, आज हम आपके लिए अध्याय 7 है परिवर्तनकारी महाशक्तियाँ को लेके आए हैं, जो आपके लिए 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में दिया गया है। तो ठीक है बच्चों, चलो अब अपना नया अध्याय शुरू हो रहा है। अध्याय 7 क्या है? परिवर्तनकारी महाशक्तियाँ। परिवर्तनकारी महाशक्तियाँ, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें क्या होता है परिवर्तनकारी महाशक्तियाँ, इसमें अपक्षय, अपर्दन वगैरह क्या क्या क्रियाएँ होती हैं उसके बारे में बताया गया है। बच्चों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम अध्याय 7 परिवर्तनकारी महाशक्तियाँ कौन कौन सी होती है उसके बारे में देखेंगे, समझेंगे और यहाँ पे जो लिखे हैं आप इसे लिख भी सकते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक 1 है अपक्षय की प्रक्रिया से क्या आशय है, यह कितने प्रकार से होता है। तो अपक्षय की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार से होता है। तो बच्चों, ये प्रश्न को आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 62 पर उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, जो प्रक्रिया से आशय पूछा है, तो पहले अपक्षय क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों को विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर ही होता है। अपक्षय क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है। पहले अपक्षय शब्द को ही जानना अनिवार्य है, फिर अपक्षय की प्रक्रिया से आशय समझ जाएंगे हम। अपक्षय क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खुली चट्टानों को विघटन और अपघटन अपने मूल स्थान पर होता है। चट्टानों के विघटन में मुख्य रूप से मौसम या ऋतु के तत्वों का प्रभाव पड़ता है, जैसे कौन सा तापमान, वर्षा, पाला, कोहरा, हिम मौसम के मुख्य तत्व। इसलिए इसे ऋतु अपक्षयकारी शक्तियाँ भी कहते हैं। तो अपक्षय धरातल पर पड़ी हुई चट्टानों जैसे कि मौसम के तत्वों के संपर्क में आती हैं, वैसे ही उनका अपक्षय होने लगता है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न था अपक्षय एक प्रक्रिया से क्या आशय है। तो अपक्षय प्रक्रिया से आशय हम यहाँ पे उत्तर में लिखे हैं। अपक्षय एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन और अपघटन उनके मूल स्थान पर ही होता है। तो अपक्षय प्रक्रिया का आशय हमने बहुत छोटे रूप में बता दिया आपको। यहाँ पे अपक्षय क्या है? एक स्थानीय प्रक्रिया है जिसमें चट्टानों का विघटन, टूटना और अपघटन, जुड़ना उनके मूल स्थान पर ही होता है। और इसके प्रकार पूछा है। अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो इसके 3 प्रकार होते हैं: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। तो यहाँ मात्र हमने जो उनके प्रकार बताए, लेकिन आपको उनके छोटे छोटे रूप जो होते हैं थोड़ा थोड़ा उसको समझा देना है। भौतिक अपक्षय क्या है? जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। जब कोई चट्टान, भौतिक अपक्षय की परिभाषा बता रहे हैं हम, जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाती, उसे भौतिक अपक्षय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, दूसरा क्या है? रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय क्या होता है इसको बता दे रहे हैं। रासायनिक परिवर्तन कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में घुल जाती हैं या बिखर जाती हैं, गल जाती हैं या जंग खा जाती हैं। इस प्रकार की चट्टानों का मूल स्वरूप खो देती हैं और पानी में घुलकर या चूर्ण होकर नए पदार्थों को जन्म देती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। फिर से एक बार हम रासायनिक अपक्षय के बारे में आपको बता देते हैं। रासायनिक अपक्षय क्या है? रासायनिक परिवर्तनों के कारण चूना, जिप्सम, गंधक, सेंधा नमक की चट्टानें जल में घुल जाती हैं या बिखर जाती हैं, गल जाती हैं या जंग खा जाती हैं। इस प्रकार चट्टानें अपना मूल स्वरूप खो देती हैं और पानी में घुलकर या चूर्ण होकर नए पदार्थों को जन्म देती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं।
अब देखिए अगला है जैविक अपक्षय। जैविक अपक्षय क्या है, इसकी परिभाषा बता देते हैं। जैविक अपक्षय वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्य द्वारा होता है। जैविक अपक्षय किसके द्वारा होता है? जैविक अपक्षय मनुष्य, वनस्पतियों, जीव जंतुओं और मनुष्यों द्वारा होता है। वृक्षों की जड़ें चट्टानों की संधियों में पहुंचकर और अधिक चौड़ा कर उन्हें तोड़ देती हैं। चूहे, दीमक, चींटियां, केंचुए, जीव नमक चट्टानों को तोड़ते, फोड़ते और खरोचते हैं। मनुष्य की भी किसी उपयोग के लिए, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए चट्टानों को तोड़ फोड़ करता है। इस प्रकार के अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं, यानी कि जीव जंतुओं द्वारा जो अपक्षय किया जाता है उसे जैविक अपक्षय कहते हैं। भौतिक अपक्षय कैसे कहते हैं, तो ये आपको हमने बता दी। बच्चों इस प्रकार हमारा प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। प्रश्न क्रमांक 2 क्या है? चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने, चट्टानों के फैलने व सिकुड़ने के क्या कारण है तथा इसके क्या परिणाम होते हैं? तो बच्चों हमने इसका उत्तर यहाँ पे बताया। जब तापमान अत्यधिक बढ़ता है तब चट्टानें फैलती हैं और जब तापमान अत्यधिक गिर जाता है तब सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें चटक जाती हैं और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। तो ये हो गए चट्टानों के फैलने और सिकुड़ने के क्या कारण है तथा इसका क्या परिणाम होगा। तो इसका परिणाम ये होगा, सिकुड़ने से चटक जाती है और उनमें दरारें पड़ जाएंगी। इस प्रकार की चट्टानें फैलने और सिकुड़ने से क्या होगी? चटक जाएंगी और दरारें पड़ जाएंगी। तो ये हो गया, क्या हो गया, चट्टानों का फैलने और सिकुड़ने के बारे में हमने आपको यहाँ बता दिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आगे हम अगला प्रश्न लेके आते हैं, अपरदन चक्र। अपरदन चक्र किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है आपका, क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है अपरदन चक्र किसे कहते हैं। तो अपक्षय के साथ साथ देखो, अपरदन चक्र को हम बता रहे हैं यहाँ पे। अपरदन चक्र को समझा देते हैं, क्या बताया गया है यहाँ पे। अपरदन चक्र क्या है? तो अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, जिन्हें अनाच्छादनकारी शक्तियाँ भी कहते हैं। अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, जिन्हें अनाच्छादनकारी शक्तियाँ भी कहते हैं, धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती है। इसे ही अपरदन चक्र कहते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इस प्रश्न को लिख के बता दी, लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। अपक्षय के साथ साथ परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, जिन्हें अनाच्छादित शक्तियाँ भी कहते हैं, धरातल को समतल करने के लिए निरंतर क्रियाशील रहते हुए अपरदन, परिवहन और निक्षेपण का कार्य करती हैं। इसे ही अपरदन चक्र कहते हैं। जैसे नदियाँ, हिमालय, पवन, भूमिगत जल, समुद्री लहरें तल संतुलन के प्रमुख कारक हैं। तल संतुलन के कार्य को 2 भागों में बांटा गया है, निम्नीकरण और उच्चीकरण। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपको ये प्रश्न क्रमांक 3 बताया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4। नदी महाखंड का निर्माण किस प्रकार करती है? नदी महाखंड का निर्माण किस प्रकार करती है? इसके 2 उदाहरण बताइए। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर इसके उत्तर को खोज सकते हैं। देखिए हमने इसके क्या बताया इसका उत्तर। बच्चों इसका उत्तर है, नदी अपने ऊपरी भाग में उद्गम के साथ, उस उद्गम के पास और अपनी युवावस्था में, उद्गम के पास और अपनी युवावस्था में, जब उद्गम होता है उसके पास और अपनी युवावस्था में नदी के प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना होता है। इसके कारण गहरी कंदराएं महाखंड का निर्माण होता है। इसके कारण क्या होता है, जो गहरी कंदराएं और महाखंड का निर्माण होता है। और यह महाखंड कहाँ पे है? इसका उदाहरण क्या जाएगा? जबलपुर पास भेड़ाघाट, जिसे धुआंधार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे भेड़ाघाट में संगमरमर के पत्थर भी पाए जाते हैं। इसको यहाँ पे जगह कम होने से हमने जो छोटे रूप में बताएं, लेकिन इसका थोड़ा सा डिटेल बता देते हैं। महाखंड का निर्माण कैसे हुआ? अपने ऊपरी भाग में उद्गम के पास और अपनी युवा अवस्था में नदी का प्रमुख कार्य अपनी घाटी को गहरा करना होता है। इस भाग में जल का वेग अत्यधिक होने से चट्टानों के टुकड़े अपनी तली के खुरच कर गहरा करते रहते हैं।
इसके कारण गहरी कंदराएं, महाखंड और कैनियन का निर्माण होता है। जबलपुर के पास भेड़ाघाट का महाखंड दर्शनीय है। जो जबलपुर पास एक भेड़ाघाट है जिसे धुआंधार के नाम से जाना जाता है, यह और इसमें संगमरमर के पत्थर भी पाए जाते हैं। ये जो है महाखंड दर्शनीय है। और उत्तरी अमेरिका और कोलोरेडो नदी का ग्रांड कैनियन विश्वविख्यात है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, पवन निक्षेपण से बनने वाली किसी एक स्थलाकृति के बारे में बताइए। पवन निक्षेपण से बनने वाली इस एक स्थलाकृति हम आपको बताएं, इसे आप पृष्ठ क्रमांक अपने पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 73 पर खोज सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। सबसे पहले पवन निक्षेपण हमने इसके बताएं, मात्र क्या बताएं आपको, बालू के टीले बताएं, लेकिन इसके निक्षेपण लोयस भी होता है। इससे क्या होता है, लोयस भी होता है। तो यहाँ पे हमने एक ही स्थलाकृति बताएं, बालू के टीले। बालू मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बालू के ढेर टीलों के रूप में निर्मित होते हैं। ये अर्ध चक्राकार टीले होते हैं। पवन निक्षेपण से बनने वाले बालू के टीले कहलाते हैं। ये पवन निक्षेपण से बनने वाली आकृति हो गई कौन सी, बालू के टीले। निक्षेपण क्या होता है, उससे पहले आपको निक्षेपण के बारे में मालूम होना चाहिए। अपरदित पदार्थों का पवन अपने साथ परिवहन द्वारा दूर तक उड़ा ले जाती है। जैसे ही पवन का वेग कम होता है या कोई अवरोध आता है तो निक्षेपण प्रारंभ हो जाता है। निक्षेपण से बालू के टीले, बरखान और लोयस स्थलाकृतियाँ का निर्माण होता है। और बच्चों हमने इस वीडियो में या इस यहाँ पे आपको हमने बालू के टीले के स्थलाकृति के बारे में बताया है। बालू एक मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने के कारण बालू के ढेर टीलों के रूप में निर्मित होते हैं। चक्राकार टीले होते हैं। पवन निक्षेपण से बनने वाले बालू के टीले कहलाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, समुद्री लहरों के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो प्रश्न का उत्तर है बच्चों, इसे आप पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 73 पर उत्तर खोज सकते हैं और लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, इसका उत्तर क्या है, समुद्र की शक्तिशाली लहरें निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टानों पर प्रहार करती हैं। इसके कारण चट्टानों के अपरदन से समुद्री भृंगु, समुद्री गुफाएं, मेहराबे, स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। प्रश्न था समुद्री लहरों के अपरदन से बनने वाली स्थलाकृतियों के नाम। तो समुद्र की शक्तिशाली लहरें निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टानों पर प्रहार करती रहती हैं। इसके कारण चट्टानों के अपरदन से समुद्री भृंगु, समुद्री गुफाएं और मेहराबे, स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। बच्चों इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 6 यहाँ पर समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, नदी अपरदन कितने प्रकार से करती है। नदी अपरदन कितने प्रकार से करती है, उनके बारे में संक्षेप लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने आपको ये आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 65 पर उत्तर को खोज सकते हैं और अपनी गेट की बुक में नोट कर सकते हैं। यदि आप खोज के नहीं लिखना चाहते तो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से जो आपको यहाँ लिख के बताए हैं आप उसे नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्या है, नदी अपरदन कितने प्रकार के होते हैं। तो उसका उत्तर होगा, नदी का अपरदन 4 प्रकार से होता है। पहले अपघर्षण, दूसरा घुलन, तीसरा भौतिक दाब शक्ति द्वारा और चौथा सन्निघर्षण। तो पहला क्या है, अपघर्षण। अब उनको संक्षेप में बताना है। तो अपघर्षण कैसे होता है, बहाव के साथ साथ चट्टानी टुकड़े तली और किनारों को खुरचते और घिसटते चलते हैं। इस प्रक्रिया को अपघर्षण कहते हैं। दूसरा है घुलन, नदी जल के संपर्क में आने वाले घुलनशील पदार्थों नदी जल के संपर्क में आने वाली घुलनशील चट्टानों पर रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घुले पदार्थ जल में बह जाते हैं, उसे घुलन कहते हैं। फिर इसके बाद 3 नंबर है भौतिक दाब शक्ति। तो नदी जल बहता हुआ अपनी शक्ति से चट्टानों को संधियों, जोड़ों और ढीला कर उनके टुकड़ों को लुढ़काता हुआ ले जाता है। इस कार्य में नदी का जल किनारों से टकराता हुआ जहां जमीन चट्टानों को ढीला कर अपने साथ बहा ले जाती है, वो भौतिक दाब शक्ति कहलाती है। और उसके बाद है सन्निघर्षण।
तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न क्रमांक 7 यहाँ पे आपका समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 7 में आपको जो 4 प्रकार पूछा गया तो 4 प्रकार हमने आपको यहाँ पे बता दिए। यदि बच्चों आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 क्या है? एस्चुरी। प्रश्न क्रमांक 8 है, एस्चुरी का निर्माण किस प्रकार होता है? भारत की कौन सी नदियां यह स्थलाकृति निर्मित करती हैं? तो बच्चों ये आपकी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 68 पर इसका उत्तर खोज सकते हैं। देखिए इसका उत्तर क्या है? समुद्र में गिरने वाली कुछ नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। ऐसे मुहाने पर ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं यहाँ के सारे अवसादों को गहरे समुद्र में बहा ले जाती हैं। ऐसी इस स्थलाकृति को एस्चुरी कहते हैं। भारत की नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी बनाती हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक 8 क्या था? एस्चुरी का निर्माण किस प्रकार होता है और भारत में कौन सी नदियां यह स्थलाकृति निर्मित करती हैं? तो बच्चों आपको हमने बता दी, समुद्र में गिरने वाली कुछ नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। समुद्र में गिरने वाली कुछ नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती। ऐसे मुहाने पर ज्वार भाटा और समुद्री धाराएं यहाँ के सारे अवसादों को गहरे समुद्र में बहा ले जाती हैं। ऐसी स्थलाकृतियों को एस्चुरी कहते हैं। भारत की नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी अपने मुहाने पर एस्चुरियाँ बनाती हैं। आपको प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं, तो आपको उसका आंसर बता दीजिए कि भारत की 2 नदियाँ होती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, जो क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न क्रमांक 8 यहाँ पे समाप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, मृदा निर्माण के कौन कौन से कारक होते हैं? किसी एक कारक की मृदा निर्माण संबंधी प्रक्रिया लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 74 पर उत्तर खोज के लिख सकते हैं। तो मृदा निर्माण कैसे होता है? मृदा निर्माण में मूल चट्टानें, धरातली बनावट, जलवायु, समय व वनस्पति व जीव जंतु आदि कारक होते हैं। मृदा निर्माण में कौन कौन होते हैं? मृदा निर्माण में मूल चट्टानें होती हैं, धरातली बनावट होती है, जलवायु होती है, समय एवं वनस्पति व जीव जंतु आदि कारक होते हैं। इसका फिर प्रश्न में कहा था किसी एक कारक या कारक का निर्माण संबंधी प्रक्रिया क्या है, तो उसको समझाने के लिए कहा था। तो हमने समय को ले लिया। समय क्या होता है? समय के बारे में बताइए। मृदा के निर्माण में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक कार्य करती है, इसलिए मृदा निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है। इस प्रकार बच्चों ये आपका प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आपका अंतिम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10, जो इस अध्याय का आखिरी प्रश्न है। बच्चों इस प्रश्न को समझाने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य बच्चों या अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 क्या है? मृदा संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं? मृदा संरक्षण यानी मृदा की रक्षा करने के लिए हमें क्या क्या उपाय कर सकते हैं? आप इसको अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 76 पे देख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं मृदा संरक्षण क्या। सबसे पहले मृदा संरक्षण क्या है उसको पढ़ लेते हैं। मृदा मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जो मृदा यानी मिट्टी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। यह विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण होता है। इससे जो मिट्टी से जो विभिन्न प्रकार के जीव हैं उनका भरण पोषण होता है। मृदा अपरदन से विनाशकारी बाढ़ें आती हैं, फसलों के उत्पादन में रुकावट आती है, वनस्पति विहीन हो जाती हैं, अतः उनका संरक्षण आवश्यक है। मृदा संरक्षण की सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमें क्या करना चाहिए। मृदा संरक्षण के लिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। वनों की रक्षा करना हमारे लिए अनिवार्य है। दूसरा, वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय है और हमें जहाँ पे मृदा का अपरदन होता है वहाँ पे अधिकतर हमको क्या लगा देना चाहिए? वृक्ष। इसलिए एक वृक्षारोपण करना अनिवार्य है और हमारे देश में प्रति वर्ष क्या होता है? वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर है, जल द्वारा बही उबड़ खाबड़ भूमियों
को समतल बनाकर मैदा उत्पादन को रोका जा सकता है। अगला पॉइंट है, चौथा पॉइंट, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, सीढ़ीदार खेत बनाकर मैदा का संरक्षण किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये आपका प्रश्न क्रमांक 10 था। मृदा संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं और मृदा की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यदि मृदा ही नहीं रहेगी तो हमारा जीवन संभव नहीं, हमारा क्या किसी भी जीव जंतुओं का जीवन संभव नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, वनों को नहीं काटना चाहिए और हमें जितने अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए और जल द्वारा बनी उबड़ खाड़ भूमियों को क्या करना चाहिए, समतल कर देना चाहिए। समतल रहेंगी तो उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव नहीं होगा। बाढ़ नियंत्रण करना चाहिए, बाढ़ को कैसे रोका जाए। और नियोजित चराई से संबंध यह है कि अत्यधिक चराई के कारण मृदा की परत ढीली पड़ जाती है। इसके कारण कणों तो चराई यानी जो हम चराते हैं जानवरों को, फिर उसके बाद सीढ़ीदार खेत बना देना चाहिए और मृदा का संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 10 समाप्त हुआ। बच्चों यहाँ पे आपका अध्याय 7 यहाँ पे जो था परिवर्तनकारी बाह्य शक्तियाँ, ये समाप्त हो गया। नेक्स्ट अब आपका अध्याय 12 है। 8, 9, 10, 11 ये अध्याय आपके सिलेबस से हटा दिया है। अब अध्याय 12 लेके आएंगे, भारत की रक्षा व्यवस्था जो हमारे भारत, तो उस अध्याय को नेक्स्ट आने वाली वीडियो में लेके आएंगे। बच्चों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुपों में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।